कल की आपकी अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 का सॉल्यूशन पेश है। आपने मेरे को जितने क्वेश्चंस भेजे हैं, जो टूटे फूटे ऑप्शंस भेजे हैं, उन्हीं को पिरो के मैं एक ये आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। चलिए तो शुरू करें। ओके, तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, एक बालक सामाजिक विज्ञान, वाचन और विज्ञान में अच्छा नहीं है। हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना, लंबा प्रश्न है तो उसको एकदम टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना है तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाओगे। जैसे इसमें एक बालक सामाजिक विज्ञान, वाचन और विज्ञान में अच्छा नहीं है, मतलब सामाजिक विज्ञान में अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं है उसका, सीधी सी बात है। वाचन पढ़ने में बेहतर नहीं है, विज्ञान में भी बेहतर नहीं है, ठीक है। पर गणित में अच्छा है, इसका मतलब कैलकुलेशन सही कर सकता है। लेखन कौशल में अच्छा है, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी आईक्यू भी अच्छी है, तो उसमें कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होगी, ये प्रश्न पूछा था। तो इसमें बहुत से क्लू हैं आपके लिए, जो नए एग्जाम देंगे आप इसके बाद भी एग्जाम देंगे, क्योंकि अभी तो पात्रता परीक्षा थी तो हर कोई कह रहा है साहब हमने किया, हमारे आते हैं। लेकिन जब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें उसके बाद आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दोगे तब आएंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि क्या बेहतर है क्या नहीं है, और यहाँ भी हुआ ही होगा। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में आईक्यू आईक्यू अच्छा हो सकता है, आईक्यू का कोई संबंध नहीं होता लर्निंग डिसेबिलिटी से, ये बात हमको ध्यान रखनी है। एक कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ यहाँ पे आपको पता लगी। दूसरी बात, लेखन कौशल में अच्छा है, इसका मतलब लेखन क्या है, गमक कौशल है ना, फाइन मोटर स्किल को बोलते हैं लेखन। तो इसका मतलब डिस्प्रेक्सिया भी नहीं हो सकता, ठीक है, डिसग्राफिया भी नहीं हो सकता, लिखने में बेहतर है। गणित में बेहतर है तो डिसकैलकुलिया भी नहीं हो सकता, ठीक है, सीधी सी बात है। पढ़ने में बेहतर नहीं है और दूसरी चीज़ नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डिसलेक्सिया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। उम्मीद करता हूँ आपने किया होगा। चलिए दूसरा सवाल, पुनर्बलन। हम आपको ऑफलाइन क्लासेस में बताते थे ना कि स्किनर पे जाने क्यों बहुत प्रश्न आते हैं, जाने क्यों, तो आया है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, मुझे नहीं पता ये कौन से प्रश्न का है और इसके ऑप्शंस क्या थे, पर इसका जवाब हो जाएगा स्किनर का सिद्धांत। अगर स्किनर का नाम नहीं है ऑप्शंस में तो फिर स्किनर के सिद्धांत का कोई नाम आ जाएगा, जैसे क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो इसका आंसर हो गया क्रिया प्रसूत सिद्धांत या स्किनर का सिद्धांत। अगर हल है ऑप्शन में तो हल का सिद्धांत, पर जहाँ तक मैंने सुना है बच्चों ने कहा कि साहब हल ऑप्शन में नहीं था तो फिर क्रिया प्रसूत आंसर आ जाएगा, या स्किनर के सिद्धांत का कोई भी नाम, जो बहुत से नाम हमने आपको बताए हैं उनमें से कोई एक। तीसरा प्रश्न है, ये रिपीट हुआ है, बार बार आता है ये प्रश्न, पूर्व बचपन की विशेषताएं बताएं। और पूर्व बचपन और कुछ नहीं है बल्कि अर्ली चाइल्डहुड है। जहाँ तक मेरे पास आपके ऑप्शंस आए हैं उसमें एक ऑप्शन ये था कि टॉय एज, एक ऑप्शन ये था प्री गेंग एज, प्राक गेंग अवस्था बोला था वहाँ पे, प्री गेंग एज। एक ऑप्शन मेरे पास आया था इमिटेशन, अनुकरण की अवस्था, अनुकरण करना। तो कौन सी विशेषता नहीं है, खिलौनों की अवस्था, प्राक टोली अवस्था या प्री गेंग एज, अनुकरण की अवस्था, और चौथा खेल की अवस्था। तो अगर ये चार ऑप्शन थे तो आपका आंसर खेल की अवस्था आ जाएगा, क्योंकि प्ले एज या फिर गेम एज बाल्यावस्था है। लेकिन इसकी जगह पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, अगर खेल की अवस्था नहीं आके और यहाँ पे चौथा क्या था, प्री गेम एज आ गया, अनुकरण की अवस्था आ गई, टॉय एज आ गया, और इसके अलावा और क्या था चौथा, अब वो चौथा ऑप्शन मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो अगर खेल की अवस्था है तब तो फिर ये क्या होगा, तब तो ये उसमें जाएगा आपके खेल की अवस्था वाला, गेम एज वाला बाल्यावस्था में चला जाएगा, इसलिए खेल की अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे को एक जगह मैंने लिखा हुआ है, एक सेकंड में देखता हूँ, आप चिंता नहीं करें। प्रश्न करने की अवस्था, ओके, एक बच्चे ने भेजा ऑप्शन कि सर चार ऑप्शन थे, टॉय एज, प्री गेम एज, अनुकरण की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था। तो अगर प्रश्न करने की अवस्था भी है ऑप्शन में तो फिर हम चौथे के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि ये चारों बातें शिशु की हैं, तो फिर ये बोनस के लिए जा सकता है प्रश्न। ओके, अगला सवाल, और ये बढ़िया सा सवाल आया था, क्रियात्मक अनुसंधान पे दोनों प्रश्न है और दोनों अपने कराए हुए हैं, क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस थे मेरे को बच्चों ने भेजे हैं, उसमें एक ऑप्शन था जॉन कोलियर, तो जॉन कोलियर ने सैन्य क्षेत्र में लागू किया था पहली बार, तो जॉन कोलियर है। एक ऑप्शन था कूट लेविन, कूट लेविन समाज मनोविज्ञान के जनक हैं, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में इसका यूज किया था। एक ऑप्शन था स्टीफन एम कोरे, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक्शन रिसर्च बुक में इसको लागू करने के लिए तो जाने जाते हैं। और एक ऑप्शन था बर्मिंघम या बर्किंघम, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जॉन कोलियर ने क्रियात्मक अनुसंधान यूज किया था, कूट लेविन ने यूज किया था, और स्टीफन एम कोरे तो खैर शिक्षा के क्षेत्र में इसके जनक हैं ही, तो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। में बर्मिंघम था कि बर्किंघम था, जो भी लिखा था वो इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार। तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकार हम आपको बता चुके हैं, डगलस व हॉलैंड ने, ध्यान है आपको, डगलस व हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकार दिए हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और टीचर मेड टेस्ट।
पर कुछ बच्चों ने भेजा कि सर उपलब्धि परीक्षण के प्रकार नहीं थे बल्कि चरण थे, स्टेप्स थे। तो अगर स्टेप्स हैं तो उपलब्धि परीक्षण के स्टेप्स हम आपको बता चुके हैं, याद है ना आपको? ब्लूप्रिंट बनाना, प्रश्नों की रचना करना, फिर उनका चयन करना। तो फिर वो 4 या 5 स्टेप्स होते हैं। कहते हैं कि सब ऑप्शन में 4 ही आया था मैक्सिमम, तो फिर 4 हो जाएगा। अगर प्रकार पूछे हैं तो 2 हो जाएंगे। ओके, जीनोटाइप फिनोटाइप हम आपको जाने कितनी बार बता चुके हैं। जो केवल जिन से संबंधित है वो जीनोटाइप है, जो केवल वंशक्रम से संबंधित है वो जीनोटाइप है, और जो वंशक्रम और वातावरण दोनों की अंतरक्रिया का परिणाम है वो फिनोटाइप है। मुझे नहीं पता, मिले नहीं कौन से ऑप्शंस आए थे, पर जीनोटाइप और फिनोटाइप पे सवाल आया था जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। आपको पता है बहुत सारी वो चीज़ें मेरे बच्चों ने मेरे को कमेंट किए हैं कि सर कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो हम पढ़ते हैं आपसे, अगर उस तरीके से हम जाएंगे तो हम वहाँ पे डेफिनेटली चले जाएंगे और बेहतर कर पाएंगे, जैसा कि आपने किया भी होगा। ओके, अगला प्रश्न है, और ये बहुत प्यारा सा प्रश्न है। कौन सी रेटिंग स्केल में परम शून्य होता है? तो ध्यान दें, रेटिंग स्केल पे प्रश्न आया, लेकिन ये डीपली प्रश्न पूछा गया है कि आपको इसके बाद थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में ऐसी तमाम चीज़ें हम देंगे, उसके लिए आपको अप्रोच में रहना है, और बाकी आप वो तुक्के लगाने वालों के पास जाओ तो फिर आपकी मर्जी है। तो कौन सी रेटिंग स्केल में परम शून्य होता है? तो मोस्टली आपको पता है ये रिसर्च का सवाल है, ठीक है ना? रिसर्च में मेनली 4 प्रकार की रेटिंग स्केल यूज की जाती हैं। ओके, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की रेटिंग स्केल यूज की जाती हैं, ध्यान देना, रिसर्च में। और सबसे पहली जो रेटिंग स्केल आपने नाम सुना होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, रेशियो और इंटरवल। 4 प्रकार की रेटिंग स्केल की बात करते हैं जनरली हम। पहली है नॉमिनल। नॉमिनल एक्चुअली क्या है? नॉमिनल फर्स्ट लेवल की रेटिंग स्केल है। उसमें क्या किया जाता है? इसमें एक्चुअली लेबल लगाया जाता है, टाइटल दिया जाता है, टैग लगाया जाता है, और इसमें न्यूमेरिक नहीं होते, ठीक है ना? बहुत सिंपल है, ये पहला पहला स्टेप है। मतलब पहले कहते हैं ना कि साहब पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, तो ये पहली पीढ़ी की रेटिंग स्केल है जिसमें केवल लेबल लगाया जा सकता है, टैग किया जा सकता है, ये और नो बताया जा सकता है। जैसे आपके सामने प्रश्न आए कि आपका आपका लिंग कौन सा है, तो आपको बताना है मेल और फीमेल। ये सिंपल, ये नॉमिनल रेटिंग स्केल है। दूसरा प्रकार रेटिंग स्केल का जो है वो है ऑर्डिनल। ध्यान देना, ऑर्डिनल, ये हमेशा के लिए काम का प्रश्न आपके लिए। ऑर्डिनल रेटिंग स्केल वो है, इसको हम दूसरे दूसरी दूसरी पीढ़ी की रेटिंग स्केल बोलते हैं, सेकंड लेवल का रेटिंग स्केल है। इसमें ऑर्डर सेट होता है, मतलब इसमें रैंक दी जाती है, ठीक है ना? रैंक देंगे हम बढ़ते बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, अवरोही आरोही क्रम में। लेकिन खास बात क्या है, इसमें जो रैंक देते हैं उनमें गैप कितना होता है इसका पता नहीं लगता। गैप कितना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक रेटिंग दें सब 2, फिर 3, फिर 4, तो यहाँ गैप का पता लग गया ना कि सब 2 से बेहतर 3 है, 3 से बेहतर 4 है, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4 है ना? लेकिन 2 और 3 के बीच में कितना गैप है? 1 का ही गैप है। तो ये एक्चुअली अगली हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, रैंक तो दी जाएगी लेकिन गैप का पता नहीं लगता। जैसे रेंसस लिकट, लिकट रेटिंग स्केल याद है आपको? 5 बिंदु मापनी, 5 बिंदु मापनी इसका उदाहरण है, ऑर्डिनल रेटिंग स्केल का उदाहरण है। क्या थे 5 बिंदु, याद है आपको? 5 बिंदु मापने में 5 बिंदु थे ना। पहला बिंदु था स्ट्रांगली डिसएग्री, दूसरा बिंदु था डिसएग्री, तीसरा था न्यूट्रल, चौथा था एग्री, पांचवा था स्ट्रांगली एग्री। अब देखो, अवरोही आरोही क्रम तो है, पर यहां ध्यान दें, स्ट्रांगली एग्री मतलब पूर्णतः असहमत और सहमत। रैंक तो हो गई, ग्रेडिंग तो हो गई, लेकिन पूर्णतः असहमत और सहमत में गैप कितना है? क्या हम उसको क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये है ऑर्डिनल रेटिंग स्केल। और तीसरी आ जाएगी इंटरवल रेटिंग स्केल। इंटरवल रेटिंग स्केल में ये गैप आएगा। इंटरवल रेटिंग स्केल वो है कि जिसमें 2 वेरिएबल्स के मध्य क्वांटिटी का निर्धारण हो जाता है। जैसे वही 1, 2, 3, 4, तो 2 और 3, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़े 3, लेकिन कितने बड़े ये भी तो निर्धारित होता है ना। और इसमें शून्य का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? शून्य का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। ओके, 1 से भी ले सकते हैं, 0 से भी ले सकते हैं। चौथी रेटिंग स्केल, चौथा जो प्रकार है वो है अनुपात मापने, जिसको बोलते हैं रेशियो रेटिंग स्केल। और रेशियो रेटिंग स्केल की एक ही खास बात है कि इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो किस में शामिल होता है? रेशियो रेटिंग स्केल में शामिल होता है। इसमें 2 चरों की तुलना होती है और शून्य इसमें शामिल होता है। ये क्वालिटेटिव है, ये चौथी पीढ़ी की रेटिंग स्केल है, फोर्थ लेवल की रेटिंग स्केल है। तो रेटिंग स्केल पे इस तरह से कोई प्रश्न आया था, आई थिंक एसएसटी लेवल 2 में आया था, कुछ बच्चों ने भेजा था। अच्छा, एसएसटी लेवल 2 के बच्चों ने मेरे को बहुत कम प्रश्न भेजे हैं, पता है क्यों?
क्योंकि उनका पेपर का लेवल अच्छा था, एनसीईआरटी बेस्ड था। तो अभी भी जो परीक्षा देने जा रहे हैं, मेरा वीडियो जिन तक पहुंच रहा है वो ध्यान देंगे, ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ओके, उसके बाद में अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, लर्निंग विदाउट बर्डन का संबंध किससे है? तो 1000 बार आपको बता चुके हैं। लर्निंग विदाउट बर्डन प्रोफेसर यशपाल ने अपनी रिपोर्ट में दिया था 1983 में। लर्निंग विदाउट बर्डन 21 फोकस समूह बनाए थे। ओके, उसके बाद एक बहुत बढ़िया प्रश्न आया था, एसपीएम क्या है? ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, अगर आपने मेरे चैनल को ढंग से देखा है, पर आपके तो पता नहीं क्या है, लास्ट के कुछ वीडियो देखते हो, बाकी उससे पहले वाले कुछ देखते ही नहीं हो। चलिए, एसपीएम क्या है तो हम आपको बता दें, एसपीएम का पूरा नाम है स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। मैंने आपको बताया था आरपीएम, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जो कल्चर फेयर टेस्ट है बुद्धि का। आरपीएम में फिर हमने आपको बताया था कि इसमें 2 स्केल होती है, एक तो बच्चों के लिए होती है, बच्चों वाले में कलर होता है, जो कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से जानी जाती है, सीपीएम के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और बड़ों के लिए जो है वो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस के नाम से प्रसिद्ध है। स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म हो गया एस। तो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस बड़ों की स्केल है, बड़ों की बुद्धि का मापन किया जाता है इससे। और स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को शॉर्ट में बोलते हैं एसपीएम। क्या बोलते हैं? एसपीएम। तो एसपीएम और कुछ नहीं है बल्कि आरपीएम ही है। अगला सवाल, अगला सवाल है, बुद्धि का सिद्धांत जिसमें नमूने का चयन किया जाता है। तो नमूने का चयन किया जाता है, सब लेते हैं, मतलब ग्रुप लेते हैं तो थर्स्टन, पूरे तत्व हैं तो बहुतत्व थॉर्नडाइक। यहाँ नमूने का चयन है। नमूना एक शब्द इंग्लिश का, सैंपल, अगर आपने ध्यान किया तो आपका सवाल सही हो गया। सैम्पलिंग थ्योरी जो थॉमसन ने दी थी, इसको बुद्धि का प्रतिचयन सिद्धांत या कोई और नाम भी पता नहीं आप क्या है कि नहीं है, कह सकते हैं। तो सैम्पलिंग थ्योरी का सवाल था। अगला है, एक सवाल था, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है, और यहाँ पे विधियाँ दी थी शायद, है ना, किंडरगार्टन या मोंटेसरी या ऐसे ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था व्याख्यान, डाल्टन, डाल्टन भी है, व्याख्यान। तो व्याख्यान एक्चुअली उच्च स्तर के लिए है। बहुत सिंपल सा सवाल था। ओके, नेक्स्ट, अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? तो आपको पता है कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, कितनी बार हम आपको बता चुके हैं। रिसेप्टिव स्किल्स और एक्सप्रेसिव स्किल्स, 2 रिसेप्टिव और 2 एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव कौन कौन से हैं? 2 चीज। रिसीव कौन से फंडामेंटल कौशल से हम करते हैं? तो एक तो हम क्या करते हैं, LSRW याद है ना आपको? LSRW, इसमें सुनकर और पढ़कर हम ग्रहण करते हैं, तो L और R दोनों रिसेप्टिव स्किल्स हैं, ठीक है। स्पीकिंग और रीडिंग, सॉरी, स्पीकिंग और राइटिंग, ये दोनों एक्सप्रेसिव स्किल्स हैं। तो ये प्रश्न आया था, अच्छा प्रश्न था। प्रकृति पोषण विवाद, पता है ना आपको, हमारे सब बच्चे इस बात को जानते हैं। प्रकृति पोषण विवाद क्या है? तो प्रकृति, प्रकृति का मतलब है वंशानुक्रम। जब हमने पहले दिन ऑफलाइन में बोला था ना कि सर पहली बार आपने बोला कि प्रकृति वंशानुक्रम है, हमने तो सुना प्रकृति पेड़ पौधे वातावरण है। तो सोचिए किस कदर कॉन्सेप्ट मिसगाइडेड हैं बच्चों के। आपका उन्हीं बच्चों से कंपटीशन है, लेकिन अब सब बता रहे हैं, आंसर की भी डाल रहे हैं कि साहब प्रकृति पोषण हमने बताया था। तुमने क्या बताया था? तुमने तो प्रकृति को वातावरण बता दिया था। पर हमारे बच्चे जानते हैं कि हम प्रकृति का मतलब इंसान की प्रकृति, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, और प्रकृति है वंशानुक्रम, और पोषण क्या है? वातावरण। तो वंशानुक्रम और वातावरण पे सवाल था। दोनों में विवाद का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं वंशानुक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ लोग कहते हैं वातावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको क्या करना है, दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों में अंतरक्रिया होती है, दोनों में गुणा वाला रिश्ता है, दोनों में जोड़ वाला रिश्ता नहीं है। यहाँ पे फिर मैं एक बात आपको बता दूं, नेचर एंड नर्चर भी इसको बोलते हैं। एक और खास बात, परिपक्वता गुणा अधिगम, फिर वही बात आ रही है। अच्छा, कुछ बच्चे तो मेरे को सीधा कमेंट करते हैं, सर आपने गलत बता दिया, परिपक्वता गुणा नहीं होता, जोड़ होता है। तो उनकी क्या हालत होती होगी परीक्षाओं में, देख लो आप। और अभी तो ये तो पात्रता है, आगे जाएंगे तो फिर क्या होगा, सोच लें आप। चलिए, परिपक्वता गुणा अधिगम, तो दूसरे शब्दों में इसको परिपक्वता गुण अधिगम कह सकते हैं। फिर मैं आपको बता दूं, परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है और अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। चलिए, संकल्पना मानचित्र किसने दिया? जोसेफ डी नोवेक ने ये दिया है। कितनी बार हम आपको बता चुके हैं, और जिन लोगों ने हमारी बुक्स ली हैं उनको तो निश्चित रूप से ये सारी शॉर्ट में चीज़ें मिली हैं, ठीक है ना। हमारी बुक में मतलब कोई वो नहीं है कि साहब हमने सारा कचरा इकट्ठा करके दे दिया, आपको 6 महीने तो उसको पढ़ने में लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल शॉर्ट एंड स्वीट, ऑथेंटिक। तो नोवेक नाम याद रखना था आपको। ओके, अगला प्रश्न, सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन पाया जाता है? 1000 बार बता चुके हैं, डाइवर्जेंट अपसारी चिंतन पाया जाता है। ओके, हालांकि अगर अपसारी और अभिसारी दोनों ऑप्शन में आते हैं या आएंगे तो हम दोनों के साथ जाएंगे, क्योंकि अभिसारी चिंतन से हम एक श्रेष्ठ प्रतिक्रिया करते हैं और उसके बाद डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है। लेकिन जब अलग अलग ऑप्शंस आते हैं तो केवल अपसारी के साथ हम जाएंगे, क्योंकि गिलफोर्ड ने बोला है ना। कितने बार आपने मेरे को व्हाट्सएप पे सवाल पूछे कि सर पिछली बार ये मान लिया था, हमने कहा था भले ही कुछ भी मान लिया, लेकिन गिलफोर्ड कहते हैं अभिसारी चिंतन का संबंध बुद्धि से और अपसारी चिंतन का संबंध सृजनात्मकता से होता है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है।
ओके, मैंने परसों ही बताया था आपको प्रायोजना और समस्या समाधान विधि के चरण याद रखना। प्रायोजना के 6 चरण, समस्या समाधान के 5 चरण। यहाँ पूछ लिए प्रायोजना के कितने चरण होते हैं, तो जवाब होगा 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट, बिना ऑप्शन के कितनी जल्दी हो रहा है ना। प्रतिभाशाली बालक के गुण हैं, तो प्रतिभाशाली बालक के गुण हैं, उसमें 4 ऑप्शन थे। एक तो था अभिव्यक्ति के संबंध में कि व्यक्ति ओपनली अपने को एक्सप्लेन कर सकता है। एक उसमें था जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, तो जिज्ञासा निश्चित रूप से प्रतिभाशाली बालकों में होती है। और एक शायद उसमें था एक्टिवनेस, अति सक्रियता, तो सक्रियता भी प्रतिभाशाली बालकों का गुण है। इसके अलावा आपके कोई ऑप्शन मेरे पास आए नहीं, तो जैसा भी था आप देख लेना इसको। ओके, अगला है प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं अपनी टेबल 140 प्लस, तो 140 प्लस इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न था, और ये मैंने परसों ही कराया था, है ना, उसमें एनसीईआरटी की मेरी जो प्रश्नों का महाशतक था, उसमें अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा, सेम ही एग्जाम्पल था अपना कि एक बालक की वास्तविक आयु 16 वर्ष और बुद्धि लब्धि 75 है। इसमें पहले बुद्धि लब्धि दे दी थी, तो IQ इज इक्वल टू MA अपॉन CA था ना, तो बुद्धि लब्धि बराबर MA तो हमको निकालनी है x बटा CA हमको दे दी 16 गुणा 100, इसको हल करना था। तो इसको हल करें तो 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 आ गया, ये 25 आ गया, ठीक है ना। अब ऊपर 25x बटा, इधर 25x बटा 4, इधर 75 बटा 1 कर दें, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तिरछा गुणा कभी किया था आपने, याद है? बोलिए, है कि नहीं, याद है ना आपको? ओके, तो फिर क्या आ जाएगा, 25x, ये आ जाएगा 25x बराबर 75 को 4 से करेंगे तो फिर कितना हो गया, 300। 75 को 4 से करें तो 75 150, हाँ 300। 25x बराबर 300, तो x बराबर 300 में 25 का भाग दीजिए, 300 में 25 का भाग देंगे तो 1 2 12 वर्ष, इसका सही जवाब आ जाएगा 12 वर्ष। तो बहुत आसान प्रश्न था, हमने करवाया था ये बार बार आपको, उम्मीद है आपने सही किया होगा। अगला प्रश्न, एक बालक विद्यालय में गणित को समझ लेता है फिर दुकानदार की गलती पकड़ लेता है, ये कौन सा अधिगमन चरण है? तो अगर ऑप्शन में आपके क्षितिजीय या हॉरिजॉन्टल था तो वो इसका आंसर होगा क्षितिजीय, यानी स्कूल में जो सीखता है घर पे जाके वैसा ही करता है, ये क्षितिजीय अंतरण है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, ठीक है ना। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल ऑप्शन में नहीं था तो फिर सकारात्मक या पॉजिटिव के साथ हम जा सकते हैं, पॉजिटिव या सकारात्मक इसका उत्तर हो जाएगा। एक कुछ बच्चे कहते हैं कि साहब बाइलिटरल था, तो बाइलिटरल तो शरीर के एक पक्ष की चीज़ दाहिने हाथ में चोट लगने पे बाएं हाथ से लिखना होता है, वो नहीं हो सकता। तो क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल था तो निश्चित रूप से वो आंसर होगा, पर अगर वो ऑप्शन में नहीं था तो फिर सकारात्मक के साथ हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न, RT में शिक्षण घंटे कितने हैं? तो प्रति सप्ताह पूछा था, 45 हैं। कितने हैं? 45। अगला सवाल, एनसीएफ में शिक्षक की भूमिका कितनी होती है? 1000 बार बता चुके हैं, फैसिलिटेटर होता है, सरलीकर्ता, सहजकर्ता, उत्प्रेरक होता है, अनुदेशन करता और इंस्ट्रक्टर कभी नहीं होता। ओके, क्योंकि निर्मितवाद क्या बोलता है? निर्मितवाद बोलता है ज्ञान का निर्माण तो बालक खुद ही करता है, शिक्षक ज्ञान का हस्तांतरण करने का की जिम्मेदारी शिक्षक की नहीं होती। ओके, अगला प्रश्न, ये सारी बातें कितनी कितनी बार हम आपको बता चुके हैं। क्रमबद्ध व है, में नहीं है, क्रमबद्ध व प्रगतिशील परिवर्तन याद है आपको? ऑर्डरली, सीक्वेंशियल, प्रोग्रेसिव चेंजेज जो अनुभव और परिपक्वता के कारण होते हैं, हर लोग की वो परिभाषा याद है ना, वो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शंस में यहाँ पे था, वृद्धि कहलाते हैं या विकास कहलाते हैं या कुछ और, शारीरिक परिवर्तन या फिर मानसिक परिवर्तन, ऐसे ऑप्शन थे। तो शारीरिक परिवर्तन भी विकास का एक भाग है, मानसिक परिवर्तन भी विकास का एक भाग है, वृद्धि भी विकास का एक भाग है, लिहाजा आंसर होगा विकास, क्योंकि परिभाषा ही वास्तव में विकास की दी गई है कि विकास ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों का एक फॉलो करता है। हरलोक की परिभाषा याद है ना, जो क्रमबद्ध, नियमित व सुसंबद्ध प्रतिमान पर आधारित है, सेम वहीं से प्रश्न लिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा विकास। अगला प्रश्न है, किसने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया? तो इसमें बहुत से ऑप्शंस थे, बहुत सिंपल सवाल था, ब्लूम एक ऑप्शन था जो कि राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्लूम ने तो टेक्सोनोमी दी है। पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो फिर मैं आपको बता दूं, पुनर्बलन का सिद्धांत स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है। अगर हल ऑप्शन में नहीं था तो, हल ऑप्शन में नहीं था शायद, तो यहाँ पे स्किनर हो जाएगा, या फिर स्किनर के सिद्धांत का कोई और नाम आया तो वो हो जाएगा। विद्यार्थी केंद्र शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ये एक सवाल था। विद्यार्थी केंद्र शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तो विद्यार्थी होता है, सब चाइल्ड होता है, तो इसका जवाब शिक्षार्थी या बालक या चाइल्ड जो भी वहां पे आया था। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का समाधान होता है, तो एक तो हमने बात करी ना, कोलियर भी है, कूटलेविन भी है, स्टीफन एम कोरे भी है, और एक क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का समाधान होता है। तो मुझे नहीं पता एग्जैक्ट ऑप्शन क्या थे, पर एक या दो ऑप्शन मैंने देखे हैं।
किसी ने भेजे हैं कि साहब क्रियात्मक अनुसंधान में लॉन्ग टर्म, आपको पता है ना, हमने बताया था समस्याएं दो प्रकार की होती हैं, दीर्घकालीन जिनमें सिद्धांत निर्माण होता है। हमने आपको ये भी बताया था, आगे वाले बच्चे भी सुन लें, कि क्रियात्मक अनुसंधान दैनिक जीवन की विद्यालयी समस्याओं से संबंधित होता है। हाथों हाथ फैसले होते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही रिजल्ट देते हैं। इसमें सिद्धांतों का निर्माण नहीं होता, इसमें आंकड़ों को एनालाइज नहीं करते, इसमें कोई बहुत बड़ी कंप्यूटर जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं होता, इसमें विशेषज्ञ नहीं आते, और ख़ास बात इसका सामान्यीकरण नहीं होता है। तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन था मेरे ख्याल से, तुरंत समस्या का समाधान या ऐसा कुछ ऑप्शन था, तो वो राइट आंसर हो जाएगा। संकल्पना मानचित्र किसने दिया, हम बता चुके हैं, जोसेफ डी नोवेक ने दिया है। अगला शब्द, अगला प्रश्न, करिकुलम किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, हम आपको बार बार ऐसी चीज़ों में चर्चा करते हैं। अगर परीक्षा में ये पूछा गया था करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो बहुत ध्यान से आपको गलती नहीं करनी थी, शायद आप करके आ गए होंगे, और वो आंसर होगा इंग्लिश। करिकुलम किस भाषा का शब्द है, तो हम बोलेंगे इंग्लिश। लेकिन अगर क्यूरेरे पूछा गया है, क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है, तो फिर आंसर आ जाएगा लैटिन। ओके, अगला प्रश्न, फिर अपना फेवरेट, आपको पता है ना एक भी ऐसी बात नहीं है जो बाहर है। सिफेलोकोडल प्रोक्सीमोडिस्टल इंटरपर्सनल, आपको पता है हमारी फेवरेट चीज है इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। जाने कितनी बार हम बताते हैं कि हिंदी में अंतर, उर्दू में इतर, और इंग्लिश में इंटर, याद है आपको? दूसरों के साथ संबंध की बात करते हैं। इंटरा खुद, अंत है अपने आप में। सिफेलोकोडल सिर से पैरों की ओर, प्रोक्सीमोडिस्टल कितनी बार बता चुके हैं, अंदर से बाहर की ओर, सेंट्रल टू पेरिफेरल है। तो ये चारों का संबंध बनाना था, तो मेरे ख्याल से आपने बना दिया होगा। अगला, फिर कौन सी पूर्व बचपन से संबंधित बात नहीं है, वो हम कर चुके हैं, पहले रिपीट हो गया। चिंतनशील कक्षा में क्या होता है, पता नहीं क्या ऑप्शन थे, पर आपस में इंटरेक्शन होता है, बच्चों में मौलिक चिंतन होता है, बच्चे खुद सक्रिय होते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन था, तो आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। आप बार बार कहते हो साहब मेडिकल में प्रवेश के लिए आंतरिक होगा, अगर ऐसे ऐसे ऑप्शन करोगे, ऐसे प्रश्न करोगे, तो फिर हम क्या बोले आपको। आंतरिक में हमेशा याद रखना, पुरस्कार आंतरिक नहीं होता, पुरस्कार बाह्य होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। आंतरिक में तो बच्चों को अनुभवों से जोड़ दें, दैनिक जीवन से जोड़ दें, बच्चों में रुचि या इंटरेस्ट उत्पन्न कर दें, शायद इसमें रुचि वाला ऑप्शन था जो राइट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को खुशी मिले, शुरू भी अंत से हो जाएगा और खत्म भी अंत पे हो जाएगा। ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन का सवाल था, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक नहीं था, तो रुचि करना था। वैसे भी हम आपको क्लू दे चुके हैं, जो पता नहीं कितने प्रश्नों में आपके काम आया होगा, कि एक जैसे ऑप्शंस आंसर कभी नहीं होते, ओड वन आंसर होता है। अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, परसों ही वीडियो में बताया था मैंने, इससे पहले भी 5 बार बताया था। 4 चीज़ें याद रखना बोला था, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और व्यापकता, चारों साथ चलती हैं, ठीक है। ये अच्छे परीक्षण की विशेषताएं होती हैं, पर वस्तुनिष्ठता का एक्सप्लेनेशन दिया था, तो याद है आपको, ऑब्जेक्टिविटी एक अच्छी बात है, लेकिन सब्जेक्टिविटी अच्छी बात नहीं है, आत्मनिष्ठा अच्छी बात नहीं है, व्यक्तिनिष्ठा अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे आत्मनिष्ठा या व्यक्तिनिष्ठा ऑप्शन था, और बाकी वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, 3 ऑप्शन और थे। तो कितना आसान लड्डू क्वेश्चन था ये, तो मेरे ख्याल से कर चुके हैं आप लोग। पुनर्गणन का सिद्धांत किसे कहा जाता है, तो स्किनर के सिद्धांत को कहा जाता है। अधिगम प्रक्रिया नहीं है, ओहो। अब देखिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। अब किस तरह से हमारे बच्चे कमाल करते हैं, इसका एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं। आप हमारे बच्चे हो इसलिए बोल रहा हूँ, जो भी मेरे को सुन रहा है वो मेरा बच्चा है, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ भटक के आया है, लेकिन अब आया है, सही जगह पे तो आया है। ओके। रात को मैं ये प्रश्न बना रहा था, तो मेरे से प्रश्न नहीं बने, क्योंकि कहीं से ऑप्शन नहीं मिल रहा था। फिर कहीं से जुगाड़ कर कर आके, कहीं से किसी का एक ऑप्शन देखा, किसी का एक ऑप्शन देखा, यूँ करके ये मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ओके। तो आज जो भी मेरे को सुन रहे हैं, आज का पेपर मिले तो मेरे को भिजवा देना, ताकि हम भी अपने बच्चों को बता दें। अधिगम प्रक्रिया नहीं है। देखो, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यहाँ गलती नहीं करनी थी। जन्मजात प्रक्रिया या अर्जित प्रक्रिया, हम आपको बता चुके हैं कि अगर स्थायी और अस्थायी दोनों होंगे, तो हम किसके साथ जाएंगे, स्थायी के साथ जाएंगे। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन सही है। अगर एक ऑप्शन चुनना होता तो ये गलत हो सकता था, 2 नंबर वाला बाजी मार ले जाता। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये भी सही है। अधिगम जन्मजात प्रक्रिया होती है कि अर्जित प्रक्रिया, तो याद रखना अर्जित प्रक्रिया है, जन्मजात प्रक्रिया अधिगम नहीं है, लिहाजा इसका आंसर होगा जन्मजात प्रक्रिया। आपको याद है, हम कितनी बार आपको बता चुके हैं, ऑटो रिफ्लेक्सेस, पेवलो के साहब, आंखें गिरी, कैमरा, आंखों रूपी कैमरा किसी पे गिरा तो चित्र अंदर जाएगा, आप रोक लेंगे। गर्मी लगी तो पसीना आएगा, क्या आप रोक लेंगे। ठंड लगी तो कांपेंगे, क्या हम रोक लेंगे। गर्म सतह पे पांव पड़ा तो उठ जाएगा, क्या हम रोक लेंगे। ये सब स्वाभाविक है, जन्मजात है, ये सीखना नहीं होता। सीखना तो तब होगा जब जब आंखों में आंसू आए, भोजन को देख के लार आई, क्या ये सीखना है? ये सीखना नहीं है, ये तो अनुबंध से पहले की बात है। हाँ, घंटी को सुन के लार आई तो ये सीखना हो गया, ये लर्निंग बाई कंडीशनिंग होगी, ये पहले लेवल का, पहले दर्जे का सीखना था। तो जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण और प्यारा सा प्रश्न था, जो मेरे बच्चों ने निश्चित रूप से सही किया होगा।
इसी तरह से एक और प्रश्न है, अनुवांशिकता निर्धारण विधि नहीं है। देखो कॉमन सेंस रखना है। अनुवांशिकता निर्धारण की विधि कौन सी नहीं है? जुड़वां बच्चे, तो जुड़वां बच्चे इसका मतलब जुड़वां बच्चों को अलग-अलग करके अध्ययन किया होगा उन्होंने, तो निश्चित रूप से जेनेटिक्स की बात होती है। अभिभावक बालक, अभिभावक को दूसरे दूसरे किसी को गोद दे दिया होगा, लेकिन बालक में वंशक्रम क्या है, उसकी जीन्स क्या है, उसकी बात हुई होगी। दत्तक में भी ये बात हुई होगी, लेकिन समवयस्क समूह, इसमें केवल समवयस्क समूह की बात की गई है। इसलिए मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। फिर भी यहाँ पे किसी आंसर को हम सटीक रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि ऑप्शंस हमारे सामने नहीं है, इसलिए हम आइडिया से आपको बता रहे हैं। तो पीयर ग्रुप्स इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से। ओके, अब देखो फिर एक बात मैंने आपको शायद में एनसीईआरटी के वीडियो में, या फिर 100 प्रश्नों वाले वीडियो में, या फिर कोई उस टेस्ट सीरीज में ये बात आपको बताई थी। गार्डनर की 8 बुद्धि एनसीईआरटी में आई है, 8 प्रकार की आई है ना। लेकिन आपको पता है हमने पिछले उस वीडियो में आपको बताया था कि अस्तित्ववादी बुद्धि 9वीं फर्स्ट ग्रेड में आ चुकी है, इसलिए हमको जिद नहीं करनी है। तो प्रकृतिवादी गार्डनर ने बता दिया, अस्तित्ववादी बता दिया, आपका कौन था, फिलोसोफर, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक फिर आ गया हमारा फेवरेट शब्द इंटरपर्सनल, लेकिन सामवेगिक इन्होंने नहीं बताया, तो सही जवाब हो गया सामवेगिक बुद्धि। अगला प्रश्न, विकास सामान्य से विशेष होता है कि विशेष से सामान्य? मेरा हर बच्चा नींद में कर देगा इसको, सामान्य से विशिष्ट होता है, ये प्रश्न आया था। साहचर्य पर आधारित सिद्धांत हमने कितनी बार आपको बताया था? एसोसिएशन, पेवलोव है, पेवलोव है, पेवलोव है, शास्त्रीय अनुबंधन है। साहचर्य किस में होता है? दो दीपकों के बीच में होता है, फिर याद रखना घंटी और लार के बीच में। और अनुबंध किस में होता है? घंटी और माफ करें, साहचर्य दो दीपकों के बीच में होता है, घंटी और भोजन के बीच में, ठीक है ना। दो दीपक घंटी और भोजन थे, और अनुबंध होता है घंटी और लार के बीच में, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में। तो साहचर्य की बात आए तो पेवलोव की बात करेंगे, शास्त्रीय अनुबंधन की बात करेंगे। तो इसमें भी सवाल आया था पेवलोव। अगला प्रश्न, डाल्टन प्रणाली फिर आ गई, तो हेलेना पार्कहस्ट डाल्टन नामक शहर है न्यूयॉर्क के पास अमेरिका में, वहाँ पे हेलेना पार्कहस्ट ने ये विधि दी थी, इसलिए जगह के नाम के आधार पे पार्कहस्ट आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आज मेरे को आप भिजवाना, अगर आपके पास प्रश्न आए, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। और एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, बहुत मन लगा के पेपर करना, और ये तो हो जाएगा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन में चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेपर हार्ड लगा तो फिर आपको बोनस नंबर दिए जाएंगे, और किसी के नंबर काटे नहीं जाएंगे, इसलिए सब लोग 90 क्रॉस करेंगे। उन बच्चों के लिए अफसोस है, मेरे दिल में जो टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, पर उनके लिए भी कुछ करने का सोच रहे हैं, बात करेंगे बाद में। अभी आप दिल लगा के परीक्षा दें। ओके, थैंक यू, बाय। और मेरे इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें अच्छा लगे। ओके, थैंक यू।